हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा अमर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेके सारंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। हमने एक चैप्टर द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन साहब के द्वारा जो लिखा हुआ था वो 2 वीडियोज में डील किया है। उसे आप देख के ज़रूर समझें, आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट हम लोग डील करने वाले हैं, जो कि जॉन लेग्जो के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये तो इंग्लिश लिटरेचर में पूजा अमर कुछ भी नहीं है। तो हमारा चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट मतलब मैं और पर्यावरण विज्ञान, परिस्थितिकी। इकोलॉजी का मतलब होता है, ये इकोलॉजी लिखते हैं पर इसको इकोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी लिखते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी लिखते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। सिमिलरली, ठीक है। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट ये हमारा चैप्टर है। इसे जॉन लेग्जो ने लिखा है। ये एक महिला है, ये जो हमारी है ये एक महिला है। इनका जन्म 9 मार्च 1929 को है और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 2023 को हुई है। इनका पूरा देखोगे जो लाइफ स्पैन है वो कब तक का रहा है, वो 93 ईयर्स का रहा है। बहुत अच्छा और लंबा लाइफ स्पैन इनका रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा हमारी जो ऑथर है उनके बारे में डील कर लेते हैं। जॉन वॉज सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस ऑथर, पब्लिशिंग ओवर 50 बुक्स। ये क्या है जो हमारी मैम है, ये एक चिल्ड्रन फ्रेंडली राइटर है। यानी ये जो लिखती हैं उसमें बच्चों की मुख्य भूमिका होती है, बच्चों की प्रिय लेखिका है। अपने राइटिंग्स में बच्चों को इंक्लूड करती हैं, तो बच्चों के बारे में ही लिखती हैं ये ज़्यादातर। और लगभग 50 बुक्स इनके पब्लिश हुए हैं जो बच्चों के बारे में ही हैं। सेकेंड लाइन है, सी इंटेंशनली रोट बुक्स रिप्रेजेंटिंग चिल्ड्रन इन पॉवर्टी एज वेल एज बुक्स फीचरिंग चिल्ड्रन ऑफ कलर एज मेन कैरेक्टर। ये इंटेंशनली यानी जानबूझ के खास करके बच्चों को विशेषता देते हुए लिखती हैं। किस तरह के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में लिखती हैं। और जो कलर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसमें नेल्सन मंडेला साहब का नाम आपने सुना होगा, उस तरह के कलर बेस्ड डिफ्रेंसिएशन पे ये खास करके लिखती हैं। गरीबी पे लिखती हैं, यानी निचले तबके वाले लोगों पे लिखती हैं। तो ये इनके बारे में कुछ था। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये वर्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, वास्ट है। इसका बहुत अर्थ है, बहुत अर्थ है, बहुत मायने हैं, बहुत मतलब है। तो मतलब क्या है, इकोलॉजी है क्या? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए, आपके बुक में अलग अलग चैप्टर्स इंक्लूडेड है। कोई किसी का बायोग्राफी है, कभी ऑटोबायोग्राफी है, कुछ पोएम्स हैं, कुछ एसेज हैं, कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ नरेशंस हैं। तो उनके पीछे एक पर्पस है। आपको हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, बात बात में किसी बड़े से विषय के बारे में बताना और आपको उससे अवगत कराना। जैसे इस चैप्टर ये जो है ये सटेरिकल राइटिंग है, पूरा सरकाज्म है, फनी है, आयरनी एलिमेंट आपको इसमें मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं जो इस चैप्टर के आप पढ़ोगे तो देखोगे हंसी मजाक में कुछ बात चल रही है एक दूसरे पे टॉन्ट करते हुए, लेकिन वो है क्या, वो बहुत बड़े मैटर को आपको बता देना है। तो वो मैटर क्या है, वो मैटर है इकोलॉजी। वो मैटर क्या है, वो मैटर है इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या, पर्यावरण विज्ञान है क्या, परिस्थितिकी है क्या? तो ये साइंस का एक ब्रांच है, साइंस में भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। आइए हम लोग इकोलॉजी को थोड़ा सा सेपरेटली देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर को पढ़ लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? आगे, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। चैप्टर के कंटेंट को तो हम पढ़े ही पढ़ेंगे, पहले हम समझ ले हेडिंग टॉपिक है क्या। चैप्टर वालों ने इस चैप्टर को डाला ही क्यों है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। एजुकेशन सिर्फ एक चीज को समझ लेना, रट लेना, जान लेना नहीं है। वो एम करता है आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका सर्वांगीण विकास, ताकि जीवन में जो भी परिस्थिति आए आप हर चीज से फेमिलियर हो, इक्विप्ड हो और अच्छे से पार लगा लो अपने जीवन को। तो इस टॉपिक को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी जो है वर्ड, ये सबसे पहले इन्वेंट किया गया था जर्मन जूलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनिस्ट के द्वारा। उनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। आई थिंक यहाँ स्पेलिंग ए के बदले के होगा, इसको आप करेक्शन करेंगे, ये टाइपिंग एरर है। इकोलॉजी वर्ड जो है इसका सबसे पहले इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? अर्नस्ट हैकेल साहब के द्वारा किया गया था। और ये अर्नस्ट हैकेल साहब हैं क्या? ये एक जूलॉजिस्ट है और एवोल्यूशनिस्ट है। जूलॉजिस्ट क्या हुआ, जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और एवोल्यूशनिस्ट जो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम जो आज के डेट में हैं, हम इवॉल्व्ड हैं, हम जो होमोसेपियंस ह्यूमंस हैं, ये हम जो खुद को देख रहे हैं, मैं खुद को देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग इवॉल्व्ड वर्जन है। हम पहले ऐसे
नहीं थे। तो एवोल्यूशन और जूलॉजिस्ट हैं अर्नस्ट हैकेल साहब, जिन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया। ये शब्द इन्हीं के द्वारा एग्जिस्टेंस में आया। आगे देखेंगे। इकोलॉजी वर्ड इज इंस्पायर्ड बाय टू ग्रीक वर्ड्स। इट इज इंस्पायर्ड बाय टू ग्रीक वर्ड्स। इकोलॉजी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है ओइकोस, दैट इज होम एंड हाउस, एंड सेकंड इज लोगोस, दैट इज स्टडी। ठीक है, पहला वर्ड है ओइकोस, जिसका मतलब होता है होम या हाउस, यानी आपका घर, द प्लेस वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो। और दूसरा है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओके, आगे आइए। इन दो वर्ड से मिलकर के बना है। आगे आइए। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेशली इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी है क्या? जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ जो डीलिंग है, जो संबंध है, दोनों एक दूसरे पे जो निर्भर है, आश्रित है, वो किस तरह है, डिपेंडेंट है या नहीं है, तो कैसे, डिपेंडेंट ना हो तो क्या होगा, ये सब जानना लगेगा कि क्यों जरूरी है, क्या ही रेलेवेंस है इसका। बहुत रेलेवेंस है। आज डायनासोर्स को आपने देखा है? नहीं देखा होगा, एक्सटिंक्ट है। वैसे बहुत सारे स्पेसीज इंस्टिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं ना, उनका नामो निशान नहीं है। म्यूजियम्स में बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो जब हम ये पढ़ेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि ये चैनल क्या है, ये डिपेंडेंसी क्या है, क्यों हर एक स्पेसीज इंपॉर्टेंट है, जो दिख रहा है मल्टी सेल्यूलर, जो नहीं दिख रहा है यूनिसेल्यूलर, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर चीज बहुत जरूरी है। एक छोटा सा बैक्टीरिया भी हमारे सस्टेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट पे क्या, इन्वायरमेंट को कैसे हैम्पर कर रहा है। वो डिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं है। वो उसको जमीन में गाड़ दो और 100 साल बाद भी निकालो, वो एज इट इज निकलेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो वो हार्मफुल हुआ ना, वो हमारे सॉइल के साथ मिक्स नहीं हुआ, वो मैन्योर नहीं बना, वो जमीन की उर्वरता को बढ़ाया नहीं, इंस्टीड वो जमीन को बैरन लैंड बनाने में मदद करेगा। दैट इज वाई इट इज डैम इम्पोर्टेंट। आप पहले एग्जिस्ट करोगे, उसके बाद ही तो पढ़ोगे, लिखोगे, चांद पे जाओगे। एग्जिस्ट ही नहीं करोगे तो फिर क्या ही कर पाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इम्पोर्टेंट। आगे आइए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इकोलॉजी स्टडीज हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड द प्लेसेस दैट दे लिव इन। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। क्या कहते हैं इकोलॉजी में? जो मैंने बात बताई वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इकोलॉजी जानवर, पौधे और जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डेड एंड डिकेइंग किसी चीज को कराने में मदद करते हैं, कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं, इन सबका जो आपस में इंटरेक्शन है और जो इन्वायरमेंट के साथ इनका रिलेशन है, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग मटेरियल्स आ गया, लाइक एयर, वाटर, ये सब लिविंग है? नो, दे आर नॉट लिविंग, दे डोंट ब्रीथ एक्सेट्रा। तो उनका उनके साथ जो संबंध है और जो इंटर रिलेशन है, वही हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। भारत में रामदेव मिश्रा साहब को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इन इंडिया, रामदेव मिश्रा इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोलॉजी। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ओडम इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। और अमेरिका के जो बायोलॉजिस्ट हैं ओडम साहब, इन्हें मॉडर्न इकोलॉजी का फादर कहते हैं। और रामदेव मिश्रा साहब को क्या कहते हैं? रामदेव मिश्रा साहब को इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे। द मेन पर्पज ऑफ इकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी का सबसे मेन पर्पज क्या है? हमारे इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को खूब अच्छे से रीड करना, उनका रिलेशन समझना, वो क्या करते हैं ये समझना, फंक्शनिंग, वो कैसे एक दूसरे पर आश्रित है, एक के बिना दूसरे के एग्जिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को, हम लोगों को क्या मेजर्स लेना चाहिए ग्लोबली प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया ना। अब देखिए आपके बायोटिक एलिमेंट्स में क्या आते हैं और एबायोटिक एलिमेंट्स में क्या आते हैं, उसका एक छोटा सा डायग्राम है। बायोटिक यानी सजीव और एबायोटिक यानी निर्जीव, ये लग गया है। फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, आर्की, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। माइक्रोब्स जो है मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, हम ह्यूमन्स, हम लोग सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक सॉइल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो इकोलॉजी शब्द को जानना, इस चैप्टर को सरकाज़म के थ्रू मर्ज करने का अर्थ आपको हंसाना है। ठीक है, बहुत हेल्दी हो गए ब्रेन से अगर हंसते हंसते पढ़ोगे तो, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ मोटिव है वो आपको एक इतने जायंट टॉपिक से रिलेट कराना बिल्कुल ही था। आगे आइए।
अब थोड़ा सा और इकोलॉजी के बारे में, उसके लेवल्स को हम लोग देख लेंगे। इकोलॉजी के 5 लेवल्स हैं। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। सबसे जो लोएस्ट लेवल है दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर और इकोस्फीयर, ये 5 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता रहेगी आप अपने चैप्टर को खूब अच्छे से खंगाल के समझ पाओगे कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या इंटर रिलेशन है। इस माध्यम से हमको किस चीज से अवगत कराना चाहा, हमारा जो बुक है, हमारा जो चैप्टर है, वो हमको क्या बताना चाह रहा है कि हम छोटी छोटी हरकतों से जो कर रहे हैं उससे किन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और अपनी छोटी छोटी हरकतों से किस चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, दोनों का इम्पैक्ट क्या है। वो जब चैप्टर में जाओगे तो समझ में जाओगे, जब कैरेक्टर्स को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो ये हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा। हालांकि ये पूरा जो इतना डिटेल्स पढ़ना है आपको साइंस में पढ़ना है, पर ये इतना अच्छा टॉपिक आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने बगैर आगे चैप्टर में बढ़ जाना मुझे सही नहीं लगा। इतना अच्छा टॉपिक आया है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, नुकसान तो हरगिज नहीं करेगा। आगे आइए। तो सबसे जो लोएस्ट लेवल था वो क्या था? ऑर्गेनिज्म था। तो वो क्या था देखें। आइए, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से लग रहा है जीव। देखिए, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। ये इकोलॉजी का सबसे लोएस्ट लेवल है। इट इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये किस चीज को इंक्लूड करता है? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को। किसी एक यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ये लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी है। पॉपुलेशन, इसका मतलब लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है, भीड़ है, गैदरिंग है। इट इंक्लूड्स द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ सिंगल स्पेसीज दैट लिव इन अ सर्टेन ज्योग्राफिकल कंडीशन। किसी एक ही स्पेसीज का ग्रुप है। जैसे जब क्रिकेट टीम बोलते हो तो उसमें फुटबॉलर्स भी आ जाते हैं क्या? नहीं, वो क्रिकेटर्स की एक टीम होती है। तो सिमिलरली एक सिंगल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो टीम है, जो ग्रुप ऑफ है, एक सर्टेन ज्योग्राफिकल कंडीशन में जब आप उसको पढ़ते हो, इट कम्स अंडर पॉपुलेशन। तीसरा है community. It refers to the population of such species that live together in a common environment, interact and are interdependent. ये किस तरह के स्पेसीज को रेफर करता है? बहुत सारे स्पेसीज जो एक कॉमन एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि पानी देखोगे, सी को देखोगे, ओशन को देखोगे, उसमें ऑक्टोपस भी मिलेंगे, स्टारफिश भी मिलेंगे, वेल भी मिलेंगे, ब्लू वेल, शार्क्स भी मिलेंगे, डॉल्फिन्स भी मिलेंगे, एल्गी भी मिलेंगी, बहुत चीजें मिलेंगी ना। तो एक ही जगह में बहुत सारे स्पीसीज ऑल टुगेदर रह रहे हैं सर्टेन ज्योग्राफिकल कंडीशन में, तो उसको हम कम्युनिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ये है, इट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का, वातावरण का, सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है? आगे आइए। उसके बाद है बायोस्फीयर या फिर इकोस्फीयर, वो सबसे लार्ज वाला है। वो है बायोस्फीयर और इकोस्फीयर इंक्लूड्स द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स एंड ग्रोज। ये अर्थ के उस रीजन को डील करता है, उस रीजन के बारे में बताता है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है और ग्रो करता है। ऑल द इकोसिस्टम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड मर्ज इन बायोस्फीयर। पूरे वर्ल्ड में जितने सारे भी इकोसिस्टम्स हैं, बी इट डेजर्ट का इकोसिस्टम, स्नो वाले एरियाज का इकोसिस्टम, माउंटेन्स का इकोसिस्टम, प्लेट्यूज का, प्लेन्स का, अलग अलग जोन का जहाँ टेम्परेचर में वेरिएशन है, हर जगह के इकोसिस्टम को जब मर्ज करते हैं तो इट कम्स अंडर इकोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब कुछ टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आएंगे, साइंस के वर्ड्स आएंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि जब आप पढ़ो चैप्टर तो आपके पास क्लियर हो। जैसे कोई कह रहा है कि मैं कंपोस्ट बना रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना रहा हूँ, तो आपको पता हो कि वो क्या बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, वो किस चीज से बना रहा है, उस कंपोस्ट का एनवायरनमेंट पे क्या असर है, उस कंपोस्ट का बनाना जरूरी क्यों है या नहीं जरूरी क्यों है, तो आप समझ पाओ, इसीलिए हमने उसे पहले ही डील कर लिया है। ठीक है, आइए अब बायोस्फीयर के थोड़ा सा 3 कंपोनेंट्स भी डील किया हुआ है। बायोस्फीयर भी, ये भी अलग अलग 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे लिथोस्फीयर, ये 3 आप जान लो, दैट इज ऑल। इकोलॉजी का यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आइए, बायोस्फीयर के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, ये भी आगे 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर।
लिथोस्फेयर क्या है? जो भी लैंड वाला एरिया दिख रहा है, जो हमारा क्रस्ट है, परमेंटल है, जो भी आप देख पा रहे हो, दैट ऑल कम्स अंडर लिथोस्फेयर। जैसे आइलैंड्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब लिथोस्फेयर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है एटमॉस्फेयर, गैसियस कवरिंग जो है, पूरा गैसियस कवरिंग अगर ना रहे, बहुत सारे प्लैनेट्स में नहीं है जो लाइफ एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है, वैसा गैसियस एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां लाइफ आप नहीं देख पा रहे। अर्थ इज ओनली प्लैनेट द जिसपे एकदम सस्टेनेबल लाइफ दिख रहा है सबों को, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन एटमॉस्फेयर भी है। ये यूवी रेज को अंदर नहीं आने देता, ये बैलेंस करके रखता है जो गैसेस का रिक्वायरमेंट है उसको। तो फिर ये जो गैसियस कवरिंग है वो बायोस्फीयर का सेकंड पार्ट है, एटमॉस्फेयर। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, दैट इज वाटर, ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द ग्लोब, ऑन द अर्थ, वो सब क्या आएगा? वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। चाहे वो ओशियन का हो, वो सी का हो, वो वेल का हो, वो आपके घर के टैप का हो, वो जमीन के अंदर का टेबल वाटर हो, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। और ये सब कंबाइंडली मिलके हमारा इकोस्फीयर या बायोस्फीयर बनाते हैं। ओके, अब आप अपने चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको उसमें एक वर्ड मिलेगा कंपोस्ट। कंपोस्ट एक है इसमें, जो कंपोस्ट बना रहे होते हैं, कंपोस्ट तो उन पे जिम कुछ कटाक्ष करता है, तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हम लोग पहले ही जान ले रहे हैं कि कंपोस्ट है क्या, इसका जिक्र हमारे चैप्टर में है। तो कंपोस्ट क्या है? एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है? बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं तब मिक्सचर बनता है ना। मिक्स वेज खाते हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उसको मिक्स वेज कहते हैं। सिमिलरली इट इज अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट्स लार्जली ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग एंड कंडीशनिंग लैंड। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, सजीव वस्तुएं हैं, या फिर जो सब्जी का, जो फल का, जो छिलका वगैरह है, पेड़ पौधा सड़ गया, गल गया, किसी भी रीजन से डिके हो गया, तो डिके होके वो क्या बना? सड़ के, गल के, हंड्रेड्स, फ्यू, मिलियंस, बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो क्या बनता है? वो कंपोस्ट बनता है। क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है। वो जमीन की उर्वरता को बढ़ाता है। कंपोस्ट ना बने नेचुरली तो जमीन बैरन लैंड हो जाएगा। ये बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको बनाते कौन है? हमारे माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिएंट्स, जमीन को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एंड इम्प्रूव्स द वाटर रिटेंशन। जमीन में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। जमीन अच्छा न्यूट्रिशियस होगा तभी तो उसके पेड़ भी अच्छे होंगे। कभी देखते हो बहुत अच्छी जमीन है तो कुछ हेक्टेयर में इतना क्विंटल अनाज हुआ, और वही खराब जमीन है तो उत्पाद कम हो जाता है ना। तो फिर वही चीज है कंपोस्ट। इससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है, और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन, वो भी इंक्रीज होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? अब ऑर्गेनिक मैटर समझ लो, यहाँ पर आया है, एनी मटेरियल दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड कम्स फ्रॉम ईदर अ प्लांट और एन एनिमल। जो भी मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल, जो जमीन में सड़के गल के मिल जाएगा बायोलॉजिकली, एक जमीन का ही कॉम्पोनेंट बन जाएगा जमीन में मिलके, और जमीन के लिए बेनिफिशियल भी है, उस तरह के मैटर्स को हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ये एक प्लांट या फिर एक एनिमल से डेराइव होगा। तो आपका चैप्टर का हेडिंग क्या है? क्यों ये चैप्टर मर्ज है? इसका मतलब क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ पे इसका इम्पैक्ट क्या है? ये हम लोग पढ़ें। कुछ टर्म्स जो आएंगे साइंस के उसमें, वो हम लोग पढ़ें। बहुत सारे एक दो चैप्टर्स ऐसा है ना जो पढ़ोगे तो लगेगा साइंस ही इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। हम वर्ड्स मीनिंग वाले सेक्शन को थोड़ा सा डील कर लेंगे, ताकि जब आप चैप्टर को पढ़ो तो टफ वर्ड्स आपके पास ऑलरेडी क्लियर हो। तो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है इसको खुद से भी पढ़ना, वर्ड मीनिंग्स को समझना, याद करना, इस चीज को बार बार दोहराना, रिवाइज करना। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मशीन्स नहीं है ना। आप अप्रैल और मई में इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम फरवरी में होगा, तब तक याद तो नहीं रहेगा। तो वीडियो क्लिप कितना अच्छा माध्यम है। जब भी आपके एग्जाम्स है, आपको पढ़ना है, आपको एक अच्छी रिविजन की जरूरत है, तो देख लीजिए, तभी तो हर कुछ डिजिटलाइज हो रहा है ना। आइए अब हम लोग वर्ड मीनिंग वाले स्लॉट को डिस्कस करेंगे, जो वर्ड मीनिंग आपके चैप्टर में आया है। बहुत फनी चैप्टर है, जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो खूब हंसोगे, लेकिन उस हंसी के पीछे छिपा जो रीजन था वो हमने पहले ही डील कर लिया। आगे आइए, वर्ड मीनिंग्स। प्रिजर्व, प्रिजर्व बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है। किसी चीज को सुरक्षित करना, कंजर्व करना। तो प्रिजर्व, इसके सिनोनिम्स कुछ वाले कुछ वर्ड्स हैं, कंजर्व, मेंटेन, सेव, प्रोटेक्ट, डिफेंड, रिस्टोर, सेफगार्ड और सस्टेन। देखो कोई भी एग्जाम आप जब देते हो ना, जब कोई भी एग्जाम देते हो तो आप क्या देखते हो? कभी भी एग्जाम्स में कुछ भी आता है कि आप इसका सिनोनिम्स फाइंड करिए, एंटोनिम्स फाइंड करिए, तो इंग्लिश के सेक्शन में किसी भी पेपर में कभी भी ये नहीं देखोगे कि इंग्लिश टू हिंदी कुछ भी पूछ रहा है, या इंग्लिश से हिंदी आपको वर्ड मीनिंग पूछा, तो हिंदी में समझा दे रही हूँ, पर आपको इंग्लिश के सिमिलर सिनोनिम्स याद रहेंगे तो आपका इंग्लिश इससे स्ट्रांग होगा, इंग्लिश आपका इससे स्ट्रेंथन होगा। प्रीच, प्रीच यानी
किसी को उपदेश देना, लेसन देना, सीख देना, भाषण देना भी कह सकते हैं। मोरलाइजिंग, सरमन, टीचिंग, एग्जॉर्टेशन, लेक्चर, लेसन, क्वांटिफिकेटिंग, स्पीच, इंटरफेरेंस, मिडलिंग, ये इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। अबाइड, अबाइड यानी बंधा हुआ होना, अबाइडिंग बाई एनी रूल, अबाइडिंग बाई एनी कोई वर्ड से आप अबाइड हो गए हो कि नहीं मैंने कहा हुआ है तो आई हैव टू डू इट, आई एम गेटिंग अबाइडेड बाई माई ओन वर्ड, है ना। तो फिर अबाइड, बियर, स्टैंड, टॉलरेट, पुट अप विथ, इंड्योर, लास्ट स्टमक, ब्रूक, सफर, सबमिट टू, एक्सेप्ट या स्टैंड, ये अबाइड के सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हुए। फेवर, किसी को फेवर देना, कुछ सहूलियत दे दिए, किसी को फेवर दे दिए, आपने किसी से कोई फेवर मांगा उसने आपको दे दिया, अच्छा काइंड हार्टेड पर्सन है। काइंडनेस, प्रिविलेज, मर्सी, सर्विस, ग्रेस, कर्टसी, इंडल्जेंस और एडवांटेज। बैक टॉक, बैक टॉक सुनने से क्या लग रहा है? सुनने से लग रहा है कि पीठ पीछे की गई बात या निंदा, सुनने से लग रहा है कि इसका अर्थ ये होगा, लेकिन इसका अर्थ होता है रूड रिप्लाईज। बैक टॉक का अर्थ होता है रूड रिप्लाई। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ कर दो और आपने कहा मैं नहीं करने वाला, तो आपने बहुत रूडली मुझे जवाब दिया, तो दैट इज बैक टॉक। डिसरिस्पेक्ट, माउथ, सैस, सॉस, चीक, इम्प्रूडेंस, रूडनेस, इंसोलेंस। उसके बाद हार्डली, हार्डली यानी मुश्किल से, किसी भी तरह से, बहुत ही हार्डशिप से, ठीक है। शी हार्डली उसको मिल पाता है एक वक्त की रोटी, तो हार्डली वहाँ यूज करते हैं। बेयरली, कंपेरेटिवली, प्रैक्टिकली, रेयरली, सेल्डम, सिंपली और समवॉट, ये उसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, और कह सकते हैं काछना या फिर छिपाना। तो मुझे बुखार नहीं है, मम्मी ने मुझसे कुछ काम करने को कहा, अब मैं क्या करूंगी? बुखार होने का नाटक करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं प्रिटेंड कर रही हूँ काम से बचने के लिए, तो नाटक करना। पोज, प्ले, अज्यूम, एक्ट, सिमुलेट, मेक बिलीव, रिसेंबल, फेक, एक्सेट्रा। ओके, आगे आइए अगले स्लाइड। आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। स्टक यानी किसी भी सिचुएशन में फंस जाना, स्टक हो जाना। जाम्ड, टाइट, ग्लूड, फ्रोजन, एम्बेडेड, लॉस्ट, वेज्ड, अटैच्ड। इसमें मिस्टर विलियम्स जो है वो स्टक हो गए हैं। वो कैसे हो गए हैं हम चैप्टर में पढ़ेंगे, वहीं से ये वर्ड स्टक आया है। लिटर यानी गंदा करना, कचरा फैलाना, मेस क्रिएट कर देना, गंदगी पूरा फैला देना, चीजों को तितर बितर कर देना। जंबल, ब्लैक, मिडले, क्लटर, जंगल, मिलिट्री। आगे आइए। कंपोस्ट, ये हमने पढ़ा ना, कंपोस्ट क्या है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कैसे बनता है। तो कंपोस्ट का मतलब इनकॉर्पोरेशन, ब्लेंडिंग, इंटीग्रेशन, एब्जॉर्प्शन, कमिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग, मिंगलिंग और मर्जर, ये सब कंपोस्ट के सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। जब आप साइंस में यूज करते हो तो लिटरेचर में यूज करते हो तो अलग अलग अर्थ कैरी करेंगे अलग अलग जगह। आइए। मेस, मेस यानी डोंट मेस विथ मी, मेरे साथ मत उलझो, काइंड ऑफ दैट। जंबल, chaos, कंफ्यूजन, डिजायर, डिसऑर्डर और मजीनेस। प्रिटेंड, सॉरी ये रिपीट हो गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे, ये हमने पहले ही डील कर लिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रिपीटेड है। उसके बाद है स्नो मोबाइल, मोटराइज्ड व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रैवल ऑन स्नो। स्नो मोबाइल यानी जब जब जहाँ पे स्नो गिरता है ना, वहाँ रोड पे पूरा स्नो आ गया तो आप अपनी हम लोग जो गाड़ियों पे चलते हैं अपने यहाँ, वो गाड़ी से वहाँ जाओगे तो नहीं चल पाओगे, उसका चक्का कुछ अलग होना चाहिए ना, ताकि वो स्नो के ऊपर फिसले ना, फ्रिक्शन को मेंटेन करे और चले। तो उस तरह के व्हीकल्स को हम लोग स्नो मोबाइल कहते हैं, जो स्नो पे ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उस व्हीकल्स का आई थिंक दिस इज नेम स्कीडू, स्नो मशीन और स्नो स्कूटर, इस तरह का लोग इस तरह के परिवहन का इस्तेमाल लोग करते हैं, वहाँ गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं स्नोज पे चलने के लिए। बहुत जगह जाओगे तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है ना, वहाँ के लोग ट्रैवल करेंगे ना, जीवन तो चलता होगा ना, बच्चे स्कूल जाएंगे, ऑफिस वाले लोग ऑफिस जाएंगे, पूरा इकोनॉमी रुक तो नहीं जाएगा ना, तो वहाँ इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने बहुत ईजी सा चैप्टर है, बहुत फनी सा है, बहुत सरकास्टिक है, तो हमने ये 2 स्लाइड में वर्ड मीनिंग्स डील कर लिए, बहुत टफ वर्ड्स इस चैप्टर में है नहीं। अब आइए आगे, थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टर्स को और इंट्रोडक्शन डील कर लें। इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, ये जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। सबसे मेन कैरेक्टर में कौन है? जिम। तो हमने पढ़ा था ना, हमारी जो जॉन लेग्जो मैम है वो क्या करती हैं, वो बच्चों पे केंद्रित लिखती हैं, चाइल्ड सेंट्रिक लिखती हैं, जिसमें चीफ कैरेक्टर्स जनरली बच्चे होते हैं और वो पॉवर्टी वाले बैकग्राउंड से होते हैं, गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, जनरली बहुत अच्छे से नहीं होते हैं, और कलर बेस्ड डिफ्रेंसिएशन को भी वो उठाती है। तो जो जिम है ये क्या होगा, ये वही बच्चा है जो चीफ कैरेक्टर है, जिसको सेंटर में मैम ने रखा।
उसके बाद जिम की माँ है जो एंड में आती है, मिस्टर विलियम्स है, मिसेस ग्रीन है और मिस्टर जॉन्स। आप ग्रीन भी पढ़ सकते हो, ग्रीनी भी पढ़ सकते हो, आप इसमें प्रोनाउंसिएशन का एडवांटेज ले सकते हो। तो क्या है, क्या हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कैरेक्टर्स में जिम है। सबसे पहले जिम में एक लड़का है, क्या है, क्या करता है वो, अखबार बांटता है। क्या करता है, अखबार बांटता है। क्या करता है जिम, अखबार बांटता है। आपके यहाँ अखबार बांटने वाले आते हैं ना, आजकल तो ट्रेंड कम हो रहा है न्यूज़पेपर्स का, फोन पे ही पीडीएफ्स आ जा रहे हैं किसी भी न्यूज़पेपर का, बी इट हिंदी, इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज। तो अब ये ट्रेंड कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था, रेडियो का, दूरदर्शन का, न्यूज़पेपर का चलन अभी से मैगजीन्स का कहीं ज्यादा था। वीकली मैगजीन्स आते थे, मंथली मैगजीन्स आते थे। अब ट्रेंड जरा कम हो गया है मोबाइल की वजह से, इसी आईसीटी टूल्स की वजह से। तो हम लोग पांचों कैरेक्टर्स को थोड़ा सा समझ लेंगे, स्टोरी के समरी को एक तरह से समझ लेंगे। फिर मैं लाइन बाय लाइन भी चैप्टर इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप बुक उठा के अगर इस वीडियो को देखो तो आपको लगे कि बस वही बताया जा रहा है, आपको कुछ एडिशनल होमवर्क ना करे, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं हमारे। कोई बच्चा बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को समझ लेगा और कोई बहुत धीरे धीरे समझेगा, उसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मैं यहाँ सबों के लिए हूँ, मैं किसी विशेष बच्चे को अलग से ट्यूशन नहीं दे रही हूँ कि एक का ख्याल रख के पढ़ा दूँ। तो लाइन बाय लाइन मैं इसीलिए डील करती हूँ ताकि जब आप पढ़ो तो आपको बहुत फ्रेंडली लगे। आप बुक उठाओ और आपको हर एक लाइन मैम आपकी बोलती हुई, मैं हूँ या कोई भी हो, वो दिख जाए। तो हम समझते हैं थोड़ा सा समरी। तो जिसमें एक लड़का है जो पेपर बांटता है, पेपर हफ्ते भर बांटता है और फिर एंड ऑफ द डे पैसा सब लोगों के घर से कलेक्ट करता है। और उसको ये पेपर बांटने का काम उसके पिताजी ने दिया है, मतलब वो भी पेपर ही बांट रहे हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम ही कर रहे हैं। तो पेपर बांटने वाले लोग क्या बहुत अच्छे घर के होंगे? हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, गरीब लोग ही ऐसा काम करते हैं। लेकिन बाहर में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल जाता है, अच्छे घर के बच्चे भी कभी कभी देखोगे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए, इसका मतलब वो गरीब नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है। जिम की माँ आती है, वो एंड में आती है। जिम इसमें सबसे पहले जाता है मिस्टर विलियम्स के घर कलेक्शन के लिए, पेपर देने और पैसा कलेक्ट करने। तो विलियम्स को देखता है कि वो कचरा जला रहे हैं, वो नाटक करते हैं घर में नहीं होने का, फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है, जिम इनको क्या कहता है और ये जिम को क्या कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वो मिसेस ग्रीनी के घर जाता है, उनसे जो इसका कॉन्वर्सेशन है, जो ये कहता है फिर वो क्या कहती है रिप्लाई में। तो लगेगा कि जिम सबको समझा रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा कॉशियस लड़का है, इको फ्रेंडली लड़का है। लेकिन जिम को बहुत सारा बैकटॉक मिलता है, रूट रिप्लाईज मिलता है, और कहीं क्या कहीं जिम भी सिर्फ प्रीचिंग ही कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। एंड में वो मिस्टर जॉनसन के घर जाता है, जिनको पोस्ट ऑफिस जाने में वो लेट करा देता है, पोस्ट ऑफिस जाने में लेट करा देता है अपने बातचीत की वजह से, और वो बहुत गुस्सा आ जाते हैं। फिर घर जाता है तो उसको माँ मिलती है, फिर माँ को भी जाके भाषण दे रहा होता है, फिर माँ भी उसको कुछ कह रही होती है। तो इसको सब लोग बैकटॉक क्यों करता है, रूड रिप्लाई क्यों देता है? क्योंकि ये कह तो रहा है सबों को मानने के लिए कि आप ये ना करो, आप ये करो, लेकिन वो खुद उस काम को करता हुआ किसी को नहीं दिख रहा। तो जब आप खुद ना करके सिर्फ बोलोगे तो वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। कहने से अच्छा है आप उस काम को खुद करो। आप बिना बोले करके देखो, 4 लोग खुद फॉलो करने लग जाएंगे। लेकिन सिर्फ बोलोगे बड़े बड़े स्लोगन्स और करोगे नहीं, और लोगों को दिखेगा कि आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आपको वर्ड और आपका एक्शन, तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारे कैरेक्टर्स थे और ये एक छोटा सा आपके चैप्टर का समरी था। अब देखिए, मैं यहाँ से आपका बुक टेक्स्ट स्टार्ट होता है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मी एंड द इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी को हमने खूब अच्छे से डील कर लिया, अच्छे से समझ गए होंगे। और जो लेखिका है वो जॉन लेग्जाउ मैम है। लेग्जो पढ़ेंगे, लेग्जाउ हम लोग इंडियन जो हमारा एक्सेंट है उसकी वजह से लेग्जाउ पढ़ रहे हैं, बट ये फ्रेंच नाम है, लेग्जो पढ़ेंगे। जॉन लेग्जो मैम ने लिखा है। John Legzo's present lesson, Me and the Ecology Bit, brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. Everybody's concern, हाँ। जॉन लेग्जाउ का मैम का जो चैप्टर है, मी एंड इकोलॉजी बिट, जो भी हम पढ़ेंगे, ये brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण के कंपोनेंट्स को सेव करना हर किसी का मोटिव है, हर किसी की चाहत है, हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी एक्शन कोई कुछ नहीं करता। दैट इज वाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। काम करना है और कर ही नहीं रहे तो कैसे होगा? करना तो पड़ेगा ना। तो किस तरह हर किसी का कंसर्न है, सबको कंसर्न है, सबको चिंता है, सबको सॉल्व करना है, फिर भी इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, फिर भी इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। प्लास्टिक बैग्स यूज करना कई जगह बैन है, कौन मान रहा है? ना मैं ना आप, कोई नहीं मान रहे, हकीकत यही है। Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide
बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। इकोलॉजी की बात करना, इकोलॉजी के बारे में ज्ञान देना, लंबा चौड़ा भाषण देना, अच्छे अच्छे शब्दों में अपनी बातों को दूसरों के सामने रख देना, इट इज डैम इजी। बोलने में कुछ भी नहीं लगता, बोलना इज चार्ज फ्री, चार्जलेस, बोलने में कुछ नहीं लगता, वेरी इजी टू स्पीक एनीथिंग अबाउट एनीवन। सिमिलरली रीचिंग आउट इकोलॉजी इज वेरी इजी, इट इज डैम इजी, अच्छी बातें करिए, उपदेश दीजिए, लेकिन फॉलो करना मुश्किल है ना। तो वही कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन का जो रूल्स है उसको अवॉइड करना, मानना, उससे बने होना ये मुश्किल है, ये हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट में तरह तरह के पोल्यूशंस, तरह तरह के डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ समरी हो गया। अब चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग बच्चे हो, आप लोग यूथ हो, हमारा कल आप ही हो, तो क्या कैसे होगा नहीं होगा, आप में से ही कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो मेजर स्टेप्स आप लोग ही लोगे। चैप्टर को हम लोग आगे डील करेंगे। आज का क्लास ऑलमोस्ट वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। थैंक यू।